हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज में हम लोगों ने पहला टॉपिक उठाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, और जो मूलभूत अवधारणा से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं उनको पहले टॉपिक में हम लोग कवर कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोगों ने 2 वीडियोस कर लिए हैं जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लिया है। इसके आगे आज डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 31 है PYQ में कि कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि का या के कारण हो सकते हैं। पहला, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, दूसरा उत्पादन के कुल स्तर में कमी, और तीसरा प्रभावी मांग में वृद्धि। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से वे कारण हैं, ऊपर दिए गए इन तीनों में से कौन से वे कारण हैं जो कि कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि का कारण हो सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ गई है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि जो मनी की वैल्यू है वो गिर जाएगी, ठीक है ना। जो मुद्रा का मूल्य है वो गिर जाएगा और महंगाई आ जाएगी, ठीक है ना। जब भी किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये आपने देखा है सामान्य नियम में। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुई है तो मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है और इसके कारण क्या होगा, मनी की वैल्यू में कमी आएगी और मुद्रास्फीति के रूप में यह दिखाई देगा, महंगाई अपने आप आ जाएगी। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट, उत्पादन के कुल स्तर में कमी। देखिए, अगर किसी भी चीज़ की मांग है और आपूर्ति है, ठीक है, आपूर्ति है, अगर मांग यथावत बनी हुई है और आपूर्ति कम हो गई है, क्योंकि मांग के पक्ष में तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आपूर्ति कम हो गई है ये तय है। तो अगर आपूर्ति कम हो गई है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड अगर उतनी भी है तो भी ये आपूर्ति से ज़्यादा है तो कीमतें बढ़ा देगी ये। और तीसरा बिंदु कि प्रभावी मांग में वृद्धि हो जाए, यानी कि उसकी मांग की जो प्रभावी मांग की स्थिति है उसमें वृद्धि हो जाए। मांग में वृद्धि होगी तो कीमतों में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। तो जो 31 है उसका 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट सही हैं और इन तीनों पॉइंट के सही होने के कारण इसमें हम डी लगाएंगे, यानी कि 31 का सही जवाब डी होगा। क्योंकि मुद्रास्फीति, वास्तव में मुद्रास्फीति का जो कारण है वो केवल और केवल वस्तुओं के डिमांड पर नहीं, रीज़न पर डिपेंड करती है, ये सप्लाई की कमी पर भी तो डिपेंड करेगी। अगर केवल मांग पक्ष ही होगा तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आपूर्ति कम हो गई और यथावत बनी हुई है मांग तो कीमतें तो बढ़ेंगी है ना। तो इस नज़रिए से आप इस पूरे प्रश्न को देखिए तो 31 का डी आपको तीनों पॉइंट सही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से सबसे अधिक मुद्रास्फीति होने की संभावना है। मेरे ख्याल से ये प्रश्न इसके पहले भी एक बार हम लोग कर चुके हैं और बाद में इसका मतलब 2020 के बाद आया हुआ है, 13 में फिर आया हुआ है, ठीक है। और मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना किस में होगी, हम ऋण की चुकौती करेंगे तब, या बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेंगे, या बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए बैंकों से उधार लेंगे, या बजट की कमी को पूरा करने के लिए नए पैसों का सृजन करेंगे। तो पूर्व में भी जब हम लोगों के सामने ये प्रश्न आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बजट की कमी को पूरा करने के लिए पैसा छापा जा रहा है, इसी को हम घाटे के बजट का वित्त पोषण कहते हैं, ठीक है। और ये जो घाटे के बजट का वित्त पोषण है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है युद्ध के समय की फंडिंग और विकास की फंडिंग, ठीक है। तो अगर इन दोनों की फंडिंग के लिए पैसा लाया गया है, ठीक है, तो सबसे अधिक मुद्रास्फीति कब होगी, जब आप पैसा लाए हैं लेकिन उसके बदले कोई काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप ऋण को चुका रहे हैं तो उससे अधिक मुद्रास्फीति नहीं होगी। आप बजट घाटे का वित्त पोषण कर रहे हैं जनता से उधार लेकर के तो भी बहुत अधिक मुद्रास्फीति नहीं होगी। बैंकों से उधार ले रहे हैं तो भी बहुत अधिक मुद्रास्फीति नहीं होगी। लेकिन अगर आप नई मुद्रा छाप दे रहे हैं तो वास्तव में क्या होगा, वो एक्स्ट्रा मनी मार्केट में सर्कुलेट होगी जो कि मुद्रास्फीति का ज्यादा दबाव बाजार पर बनाएगी। इसका उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि धन की आपूर्ति समान रहती है जब पैसे की मांग में वृद्धि होती है,
ठीक है, धन की आपूर्ति समान रहती है, जब पैसे की मांग में वृद्धि होती है तब क्या होगा? यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो वैसी ही है, जो थी, जितनी सप्लाई थी उतनी ही सप्लाई है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया है, डिमांड बढ़ गई है। तो अब क्या होगा? ठीक है, कीमत स्तरों में गिरावट आएगी, ब्याज दरों में वृद्धि होगी, ब्याज दरों में कमी आएगी, आय और रोजगार स्तर में वृद्धि होगी। देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें मनी की जो सप्लाई है उस पर कोई चेंज नहीं पड़ा है और पैसे की जो मनी की डिमांड है वो बढ़ गई है। तो अगर किसी चीज की सप्लाई एज इट इज रुकी हुई है और उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो सिंपल असर किस चीज पर पड़ेगा? सिंपल असर पड़ेगा कि आपके पास चीज कम है, मांग ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? इसके दाम बढ़ा देंगे, तभी तो आपका फायदा होगा। तो वास्तव में चूंकि यहां पर पैसे की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, अगर धन हमारे पास 100 रुपए ही है और मांगने वाले 200 लोग हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे? उस 100 रुपए पर अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे, जिससे हमें फायदा भी ज़्यादा हो और लेने वाले कम हो जाएं। तो निश्चित तौर पर जब भी आपूर्ति समान रहेगी और मांग बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्याज दर में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा, इससे ज़्यादा पैसा तो हम छाप नहीं सकते। ठीक है, आपूर्ति समान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि देश में आवश्यक रूप से आर्थिक विकास होगा यदि विश्व अर्थव्यवस्था ने तकनीकी प्रगति की है, एक्स में जनसंख्या वृद्धि हुई है, एक्स में पूंजी निर्माण हुआ है, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ी है। ठीक है, देखिए, विश्व, कोई भी एक देश है एक्स जिसका एग्जाम्पल लिया जा रहा है, तो मान लीजिए कोई भी देश एक्स है, तो उसकी ग्रोथ कब होगी? उसका आर्थिक विकास कब होगा? अगर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाएगी तो आपके देश में विकास हो जाएगा, या फिर आपके देश में जनसंख्या बढ़ जाएगी तो आपका विकास हो जाएगा, या फिर तीसरा कह रहा है कि आपके देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ऐसी चीज़ों और ऐसी वस्तुओं, ऐसी तकनीकियों और ऐसी चीज़ों का विकास जिससे आप भविष्य में अधिक उत्पादन कर सकें, तो उससे आपका ज़्यादा विकास होगा। या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में लोग ट्रेड ज़्यादा करने लगे हैं, ये नहीं कह रहे कि आपका ट्रेड बहुत बढ़ गया, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में ट्रेड बढ़ा है। तो इन चारों में से अगर आप बहुत सामान्य समझ से भी इस प्रश्न को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, इन चारों में आर्थिक विकास की स्थिति तब ज़्यादा बेहतर होगी जब आपके देश में पूंजी निर्माण हो रहा होगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा होगा और आप ज़्यादा उत्पादन करने के लिए सक्षम होते जा रहे होंगे, तो विकास होने की संभावनाएं अवश्य बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 हो गया, सॉरी 35 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 कह रहा है कि किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होगी। यानी कि ये प्रश्न आपसे राष्ट्रीय आय के बारे में जानना चाह रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, जो भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हुई हैं उनके कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय मान लें। दूसरा, कुल खपत और कुल निवेश व्यय का योग कर लें तो वो हमारी राष्ट्रीय आय होगी। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का योग जो होगा वो राष्ट्रीय आय होगी। या उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, जो धन मूल्य होगा, वह राष्ट्रीय आय होगी। तो जब आप परिभाषाएं पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली परिभाषा जो पढ़ते हैं वो क्या होती है? किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। अंतिम शब्द महत्वपूर्ण है और वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप देखें सिंपल पहली परिभाषा के आधार पर भी तो आप इसमें डी को सही पाएंगे, हालांकि हम अन्य पर भी चर्चा कर देते हैं। देखिए, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, तो ये सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि कुल मूल्य नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, हटेंगी। अंतिम वस्तुओं का ही जो मूल्य होता है उसे हम रखते हैं। सभी वस्तुओं का मूल्य नहीं कर सकते, सभी सेवाओं का मूल्य नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो आपकी कुल खपत है और कुल निवेश है, ठीक है, टोटल जो आपने कंजम्पशन किया वो एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए और जो इन्वेस्टमेंट किया वो जोड़ दीजिए। लेकिन क्या उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोई असर नहीं होगा? उसको सब्सट्रैक्ट या डिडक्ट नहीं करेंगे आप, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तीसरा, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का योग। व्यक्तिगत आय वो आय है जो आपको कट पिट के मिली है ना,
जो इसमें कंपनीज के जो डिविडेंड वगैरह आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो, है ना, तो वो सब तो कंपनी ने अपने पास रख लिए हैं, वितरित लाभ वगैरह, तो उसको जोड़ करके आप राष्ट्र की सही आय कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप इन चारों पे सोचेंगे भी तो भी यही आएगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप आसान तरीके से जो परिभाषा आपने बेसिकली पढ़ रखी है उसके आधार पर भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। अदरवाइज मैंने आपको तीनों पॉइंट भी बता दिए कि क्यों नहीं होंगे। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किस परिस्थिति में पूंजीगत लाभ उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, पूंजीगत लाभ की बात हो रही है। जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है, जब संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि होती है, जब आप एक पेंटिंग खरीदते हैं और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पूंजीगत लाभ जो होता है वो ऐसा लाभ होता है जिस लाभ में आपने कोई जैसे संपत्ति खरीदी, ठीक है, आसान भाषा में समझिएगा, आपने कोई संपत्ति खरीदी, एक समय के बाद उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ये आपका पूंजीगत लाभ है क्योंकि आपने पूंजीगत निवेश कर रखा था। शेयर और डिविडेंड इन सब की सेल पर आप देखते होंगे जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब आप शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं तो एक लंबे समय के बाद उसके दाम बढ़ते हैं, आपको बहुत सारा उसको बेचने में फ़ायदा हुआ, तो दैट इज़ कैपिटल गेन्स टैक्स। तो पूंजीगत लाभ किस स्थिति में होगा? अगर आपने उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो गई, मतलब आप 10 रुपये का एक पेन बेच रहे थे, अब आपके 100 पेन बिक रहे हैं 10 रुपये में ही, तो ये पूंजीगत लाभ नहीं, यहाँ पर केवल आपकी सेल्स की वृद्धि हुई है, यहाँ पर ये पूंजीगत लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्रॉपर्टी खरीद के रखी, एक समय के बाद उसमें दाम बढ़ गए, तो ये पूंजीगत लाभ है। ठीक है, तीसरा, आपने एक पेंटिंग खरीदी है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और आपको खूब सारा पैसा मिल गया, तो ये भी आपका पूंजीगत लाभ है, आपका निवेश था जो कि अच्छा लाभ दे करके गया। ठीक है, तो 2 और 3 तो सही है, पहला गलत है। तो अगर आप देखिए सही चयन करना है तो आप बी को लगा दीजिए। अगला, भारत ने हाल के दिनों में लगातार और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव किया है, क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति है, उसके बारे में यह प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है। ठीक है, तो वाणिज्यिक फसलों की खेती के लिए एक परिवर्तन के कारण पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न की खेती के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों तक लगातार कमी आई है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बढ़ती आय के परिणाम स्वरूप लोगों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रश्न को देखिए तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न की क्षेत्र में खेती में जो है लगभग 30 वर्षों तक लगातार कमी देखी गई है, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पिछले वर्षों का पैटर्न देखें तो पिछले वर्षों के पैटर्न में आप पाएंगे कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके शीर्ष उत्पादकों में भारत एक उत्पादक बन गया है और इनके उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। हम भारत की बात अगर करें तो गेहूं, चावल, दाल, गन्ना, कपास, इन सब के उत्पादन में हम शीर्ष देशों में आ गए हैं। तो ये कहना गलत है कि हमारे यहाँ इसमें कमी आई है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आय के परिणाम स्वरूप लोगों के उपभोग पैटर्न में बदलाव आया है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे लोगों की आय का स्तर बढ़ता है उनके उपभोग के पैटर्न में भी बदलाव आता है। वे खाने की चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं खाने की चीज़ों में, और वे उसकी गुणवत्ता पर और उसकी जो न्यूट्रिशनल सप्लाई है उस पर और ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे आय बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, लोगों के खाने के पैटर्न में चेंज आएगा, उनके जो व्यय है उसके पैटर्न में बदलाव आएगा और खाद्य उपभोग पदार्थों में वैरायटी भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, चूंकि आय बढ़ी है तो लोगों में डिमांड बढ़ी है और तो इस वजह से खाद्य मुद्रास्फीति हो रही है। तीसरा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं हैं। देखिए अगर हम खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो विपणन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, विपणन है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आप स्टोरेज की बात करें, भंडारण की बात करें,
ठीक है, आप शीत गृहों की बात करें, कोल्ड स्टोरेज की बात करें, ठीक है, तो आप पाएंगे कि इनकी उपलब्धता बहुत कम है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं है। फूड प्रोसेसिंग बहुत खराब है हमारे यहाँ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फूड उत्पादन तो हो रहा है, फलों और सब्जियों में विश्व में दूसरे नंबर पर है उत्पादन में, लेकिन क्या हो रहा है कि वो वेस्ट हो रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो अब आप क्या देखोगे कि इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति ज्यादा ऊपर बनी रहती है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला तो गलत है, आप बी लगा दीजिए। अगला, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम खेल को देखने के लिए आए विदेशी नागरिकों की यात्रा को क्या माना जाएगा? ठीक है, उसे हम निर्यात माने, उसे हम आयात माने, उसे हम उत्पादन माने, या उसे हम उपभोग माने। ठीक है, देखिए जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो बाहर से लोग आपके देश में आते हैं। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल सामान्य लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अभी जैसे कुंभ होने वाला है तो उसके लिए भी सेम प्रश्न बन सकता है ना। वर्ल्ड कप होता है, सेम प्रश्न बनेगा। तो इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, बस केवल आपको एक बार लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी बड़ा इवेंट हुआ, विदेश से व्यक्ति आया, तो वो क्या करेगा? वो आपके यहाँ रहेगा, खाएगा, घूमेगा, कुछ सामान खरीदेगा। ठीक है, और क्या होगा उसके बदले? उसके बदले वो आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति कब होती है? जब आप आयात करते हैं कि जब आप निर्यात करते हैं, आप उत्पादन करते हैं कि उपभोग करते हैं। सेम स्थिति किस जगह हो सकती है? आप जब आयात करते हो तो आप पेमेंट करते हो और आपको वस्तु मिलती है। जब आप निर्यात करते हो तो क्या होता है? आपका प्रोडक्ट बिकता है और उसके बदले आपको पेमेंट मिलता है। इसमें भी चाहे वो आपके सर्विस सेक्टर हो, जैसे कि आपने होटल दिया, रेस्टोरेंट दिया, घूमने टहलने के लिए व्यवस्था दी, सबका पेमेंट लिया ना। जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदा वो सब उसने पे किया, और वो सब वो अपने देश की करेंसी में पे कर रहा है। यहाँ आके कन्वर्ट करवाएगा तभी तो पे करेगा। तो लाया तो अपने देश से अपनी करेंसी थी ना, तो आपको तो फॉरेन करेंसी प्राप्त हुई ना। तो वास्तव में जब भी आप वस्तुओं और सेवाओं के नजरिए से और अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखेंगे तो ये वही चीज हुई। बहुत सिंपल तरीके से समझिए, हमें सामान ले जाके वहां बेचना नहीं पड़ा, आदमी ने आके यहाँ पे खरीद लिया, सिर्फ इतना ही तो हुआ। तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अभी चूंकि उसने यहीं आके खरीद लिया लेकिन पेमेंट तो किया ना, तो ये भी हमारा एक्सपोर्ट है। नॉर्मली एक्सपोर्ट में आप क्या करते थे? अपना सामान लेके जाते थे बेचने के लिए, वहां जाके बेचते थे। अभी वो आया भी, आपके यहाँ घूमेगा भी, खाएगा भी, पेमेंट, हर चीज का पेमेंट वो कर रहा है ना, तो दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह का कभी भी कोई प्रश्न आता है तो आप तुरंत ही बिना सोचे हुए निर्यात पे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आधार प्रभाव क्या होता है? ठीक है, आधार प्रभाव को कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, देखिए आधार प्रभाव क्या होता है इसको समझिएगा। हमेशा कहते हैं ना, एक आधार वर्ष, सुना होगा आपने इकोनॉमिक्स में, बार बार ये टर्म सुना होगा। आप PYQ देख रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझते ही होंगे। इसलिए मैं आपको, देखिए कई तरह के बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत से अभी देखना शुरू किया है, तो हम बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल डिफिकल्ट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप बाकी चीज़ों में भी आप सीरीज में देखेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक तौर से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जो पहली बार भी कर रहा है क्वेश्चन उसको भी समझ में आ जाए, मैं उस उद्देश्य से हर चीज़ को बहुत बेसिक लेवल से भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जरा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आधार प्रभाव का मतलब क्या होता है कि देखिए, हम हमेशा एक चीज को कैलकुलेट करते हैं। जब हम मुद्रास्फीति की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए 2024 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2024 दिसंबर में कितनी मुद्रास्फीति है और 2023 दिसंबर में कितनी मुद्रास्फीति थी, यानी कि 23 के आधार, दिसंबर के 2023 के आधार पर दिसंबर के 2024 में जब हम मुद्रास्फीति की गणना कर रहे हैं और उसमें जो परिवर्तन आया है उसी को हम बेस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित समयावधि। ठीक है, जब हम आधार वर्ष लेते हैं तो एक निश्चित वर्ष ले लेते हैं। जब हम आधार प्रभाव की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर हम एक जो है
निश्चित मुद्रास्फीति की दर की गणना करते हैं पिछले वर्ष के मूल्य स्तर के प्रभाव पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, पिछले वर्ष के मूल्य स्तर के प्रभाव के आधार पर हम ये देखते हैं कि इस वर्ष की मुद्रास्फीति की दर की गणना कितनी है। ठीक है, तो ये सिंपल है। इसमें फसलों की विफलता के कारण आपूर्ति में भारी कमी का प्रभाव है, ये तो कोई आधार प्रभाव का मतलब नहीं होता है। यहाँ तेजी से आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि का प्रभाव है, नहीं, प्रभाव, आधार प्रभाव, आधार मतलब किसी आधार पर हम प्रभाव का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आधार वर्ष पर करेंगे या हम किसी साइमल्टेनियसली जस्ट पीछे के वर्ष में करेंगे। तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में जब हम पिछले उसी सेम कालखंड का मुद्रास्फीति की दर के आधार पर गणना करते हैं तो उसे हम आधार प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पैसे की आपूर्ति पूरी तरीके से नियंत्रित होती है, घाटे का वित्त पोषण होता है, केवल निर्यात होता है, ना निर्यात होता है, ना आयात होता है। ये प्रश्न 2011 का है, बहुत पुराना है इसलिए इतना हल्का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए, दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है ना, एक ओपन इकोनॉमी होती है और एक क्लोज इकोनॉमी होती है। तो जो ओपन इकोनॉमी होती है, जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, वो क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है और इंपोर्ट करती है। यानी कि जो पूरी दुनिया से, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन रखेगी वो खुली इकोनॉमी। जो इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी, कोई भी रिलेशन का मतलब ना निर्यात करेगी ना आयात करेगी, तो अगर वो कोई भी रिलेशन नहीं रख रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, बंद इकोनॉमी या क्लोज्ड अर्थव्यवस्था। चाइना एक बहुत लंबे समय तक क्लोज्ड इकोनॉमी था, तो आप इसमें डी लगाइए। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक है। समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए, समावेशी विकास जो होता है उसमें क्या है कि उसमें अर्थव्यवस्था के हर वर्ग को समावेशित, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, नॉट सस्टेनेबल। ये है आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो समावेशी विकास क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था के, यानी कि पूरी आर्थिक व्यवस्था के हर एक वर्ग को आर्थिक सुविधाओं के नेट में, यानी कि उसके संजाल में सम्मिलित किया जाए, तो ऐसी विकास को हम समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है ना, एवरीवन कम्स अंडर द बैंकिंग नेट, अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज नेट, यानी कि जो वित्तीय सेवाएं हैं, जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, उसमें हर व्यक्ति को शामिल करना समावेशी विकास है। ठीक है, तो अब देखिए सरकार के लिए क्या क्या होगा। अगर वो स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देती है, अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देती है, तो इससे समाज का हर वर्ग, वो वर्ग जो छोटे छोटे समूहों में बनाया जा सकता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो भी तो आएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वो भी फाइनेंसेस को इनरिच करेगा, बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवाएं लेगा, लोन प्राप्त करेगा, तो निश्चित तौर पर ये क्या करेंगे, ये वित्तीय समावेशन करेंगे और समावेशी विकास में योगदान करेंगे। दूसरा क्या है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे जो उद्योग हैं जिनको हम सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में आएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में आएंगे और उनका विकास होगा, तो सभी वर्गों का विकास साथ साथ होता चलेगा, तो यह पोर्शन भी तो समावेशी विकास करेगा। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। ठीक है, राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट लागू करना। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट सीधे सीधे फाइनेंस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करके आप समाज में एक बड़े वर्ग को शिक्षा की सुविधाएं देते हो, और ये शिक्षित व्यक्ति, ये शिक्षित समाज आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, सकारात्मक भूमिका तो एटलीस्ट निभाएगा ही। तो इस वजह से यह जो है, भले ही आपको ये इकोनॉमिक्स के नज़रिए से ना लग रहा हो,
तो ये, लेकिन ये समावेशी विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, आप शिक्षा के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, रोजगार के द्वारा ही तो समावेशी विकास करेंगे, तो निश्चित तौर पर तीसरा भी सही है। तो आपको बताना है सही उत्तर, तो आप बताइए 1 2 3, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अपनी इक्विटी विनिवेश क्यों कर रही है। अच्छा, भारत सरकार जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, उसमें अपनी इक्विटी क्यों कम कर रही है, यानी कि विनिवेश क्यों कर रही है। ठीक है, पहला रीजन इन्होंने बताया कि सरकार विनिवेश से अर्जित राजस्व का उपयोग मुख्य रूप से बाहरी ऋण का भुगतान करने के लिए करना चाहती है। दूसरा, सरकार अब सीपीएसई के प्रबंधन और नियंत्रण को बनाए रखने का इरादा नहीं रखती। ठीक है, देखिए, विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्योगों में, जो सरकारी उद्योग हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनमें अपने अंश को या तो जनरल पब्लिक को या प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। ठीक है, और उससे प्राप्त धन का वह उपयोग विभिन्न लक्ष्यों के लिए करती है। ठीक है, तो अगर हम 42 को देखते हैं तो पहली चीज ये है कि सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के जो भी उद्योग हैं, ठीक है, उनमें विनिवेश की प्रक्रिया को करती जरूर है, लेकिन उसका उपयोग ऋणों को चुकाने के लिए नहीं करती है। मुख्य तौर पर उसका प्रयोग राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए होता है, यानी कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम किया जाए, ना कि हम बाहरी ऋणों को चुकाएं। तो वास्तव में अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, राजकोषीय घाटे को कम करना। क्योंकि देखिए, जो कंपनियां बहुत अच्छा उत्पादन नहीं कर रही हैं, जिन कंपनियों में बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उन कंपनियों के लिए ये समस्या है कि सरकार उनका खर्चा उठाती रहे, घाटे में चलती रहे। इससे अच्छा है कि हम घाटे को कम कर लें। ठीक है, दूसरा, सरकार सीपीएसई के उत्पादन प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखने का इरादा नहीं रखती। देखिए, सरकार सभी इंडस्ट्रीज को बेचना नहीं चाहती। ठीक है, ये नहीं है कि सब कुछ बेचना है उन्हें। वे स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जहां पर उन्हें लगता है कि संभावनाएं नहीं है, जिसके घाटे को हम रिकवर नहीं कर सकते, एक बड़ा खर्चा है हमारे लिए और इसका भविष्य में कोई लाभ नहीं प्राप्त होना है, तो ऐसे घाटे वाले उद्योगों को वो बेचना चाहती है। सभी उद्योगों को बेचना उसकी लिस्ट में कभी नहीं रहा है। ठीक है, तो वास्तव में कई सारे विनिवेश जो होते हैं वो रणनीतिक स्तर पर होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो रणनीतिक महत्व की सार्वजनिक उद्योग हैं, उनका विनिवेश करने की सरकार मंशा नहीं रखती है। ठीक है, तो ये कहना कि इसका बहुत सबका प्रबंधन और नियंत्रण दे देना चाहती है, ये गलत है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आपसे पूछा जा रहा कौन सा सही है, आप कहिए कि डी, दोनों गलत है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है। ठीक है, अवस्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी और अति मुद्रास्फीति। देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है इस नजरिए से, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है एक बार, तो आप ज्यादा बेहतर इस चीज को खुद ही कर सकते हैं। ग्रोथ यानी कि विकास की संभावना कब ज्यादा होगी, जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति होगी या मुद्रा अपस्फीति की स्थिति होगी। ठीक है, या ऐसी स्थिति होगी जहां पर मुद्रास्फीति जनित मंदी चल रही हो, या फिर ऐसी स्थिति हो जहां पर अति मुद्रास्फीति हो रही हो। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमेशा जब भी आपने पढ़ा है और आपने इस बात को समझा भी होगा कि वास्तव में जो आर्थिक वृद्धि है उसके लिए मुद्रास्फीति का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, ठीक है, अगर हम देखें कि मार्केट में मुद्रास्फीति है, ठीक है, तो इससे लाभ किसको होगा?
इससे लाभ होगा किसको? उत्पादक वर्ग को, है ना। इससे लाभ किसको होगा? उत्पादक वर्ग को होगा। और जब उत्पादक वर्ग को लाभ होगा तो क्या करेगा? अधिक उत्पादन करेगा, करेगा ना, अधिक उत्पादन करेगा। और अधिक उत्पादन करने के लिए वो अधिक रोजगार सृजन करेगा। और जब देश में रोजगार बढ़ रहा होगा, उत्पादन बढ़ रहा होगा, तो ऑब्वियसली वृद्धि होगी या नहीं होगी? ठीक है। तो वास्तव में मुद्रास्फीति का सीधा संबंध है देश में आर्थिक वृद्धि से। समस्या क्या है कि वह मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति होनी चाहिए, अति मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर मुद्रास्फीति कंट्रोल में ही नहीं है तो वो समस्या है, अगर मुद्रास्फीति कंट्रोल में है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न यह है, क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है। डिफ्लेशन का, इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा डिफ्लेशन। अन्य मुद्राओं के मामले में एक मुद्रा के मूल्य में अचानक गिरावट है। दूसरा, यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय और वास्तविक दोनों क्षेत्रों में एक सतत मंदी है। तीसरा, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट है। और चौथा, वह समय की अवधि में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है। ठीक है। तो देखिए, जो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मुद्रास्फीति का जस्ट अपोजिट है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में आपने क्या देखा है? मुद्रास्फीति की स्थिति में आपने देखा है कि जो भी दाम है वस्तुओं और सेवाओं के, जो भी मूल्य हैं, उनमें लगातार वृद्धि होती है। उत्पादक को लाभ हो रहा होता है, कंज्यूमर परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू गिर गई है और सामान कम मिल रहा है, पैसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक। तो अब इसी का जस्ट उल्टा है डिफ्लेशन। ये मतलब इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा है डिफ्लेशन। ठीक है। मुद्रा अपस्फीति इसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर जस्ट अपोजिट स्थिति है तो इसका मतलब क्या होगा? चीजों के लिए जो दाम है वो लगातार कम हो रहे होंगे। ठीक है। अगर चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो मुद्रास्फीति, अगर चीजों के दाम लगातार कम हो रहे हैं तो मुद्रा अपस्फीति। सिंपल, बहुत सिंपल। तो अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि अन्य मुद्राओं के मुकाबले मुद्रा के मूल्य में अचानक गिरावट है, इसका सीधा संबंध नहीं है। अन्य अर्थव्यवस्था के वित्तीय और वास्तविक दोनों क्षेत्रों में एक सतत मंदी है, नहीं, हम आपसे केवल अपस्फीति पूछ रहे हैं। ठीक है। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट है, यही सही है। यह समय की अवधि में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है, नहीं, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट नहीं, मुद्रास्फीति का जस्ट अपोजिट अपस्फीति। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। यह कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट कह रहा है औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देता है। ठीक है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है कि थोक मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर उपलब्ध है, यानी कि मंथली बेसिस पर इसको पब्लिश किया जाता है। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है, पहली बात तो जानिए कि ये वस्तुओं के थोक बाजार मूल्य को दिखाता है, इंगित करता है। ठीक है। और जो थोक मूल्य सूचकांक है वो 2011-12 के आधार वर्ष पर जारी किया जाता है। ठीक है। और इसका जो मुख्य प्रकाशन है, इसका जो प्रकाशन है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा का आर्थिक सलाहकार मंत्रालय होता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफिस होता है सांख्यिकी मंत्रालय का, उसके द्वारा ये मासिक आधार पर यानी कि मंथली बेसिस पर जारी किया जाता है। तो ये हमेशा मंथली बेस पर जारी किया जाएगा। किसके द्वारा? इकोनॉमिक एडवाइजरी आर्थिक सलाहकार मंत्रालय ऑफिस के द्वारा। किसके? वाणिज्य और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के।
ठीक है, तो और मंथली बेसिस पर किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं को कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, मतलब थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं को कम महत्व है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडस्ट्रियल वर्कर का जो है उसमें खाद्य वस्तुओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कह रहा है यह कथन बिल्कुल सही है। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसमें वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन दिखाते हैं, लेकिन उसमें खाद्य पदार्थों का उतना महत्व नहीं होगा जितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होगा, क्योंकि उपभोक्ता वास्तव में कंजम्पशन आइटम्स की वस्तुओं को मूल रूप से ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे और उसके इंडेक्स की वस्तुओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो उपभोग वस्तुएं हैं वो CPI IW में ज़्यादा हैं बजाय कि WPI में। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आप बताइए। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आज भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आंसर्स समझ आ रहे होंगे और डिस्कशन भी आपको बेहतर लग रहा होगा। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।